हेलो बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 6 के पार्ट 4 के अंदर हैं, जिसके अंदर हमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी समझना है। उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को रिवाइज कर लेना है। आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर 11 के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच के बीच में रिलेशन जो है वो समझ लिया है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन जो है वो एक साथ डेल्टा एच और डेल्टा एस को कोरिलेट करता है। दोनों ही रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करती है, मतलब कि वो रिएक्शन खुद से होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो आप डेल्टा एच और डेल्टा एस की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। और इन दोनों को एक साथ एक ही इक्वेशन में जो है वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लेके आता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की मदद से आप बहुत आसानी से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो जीरो से लेस, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। बराबर। चलो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की एंथैल्पीज दी गई है। एक ही क्रोमियम ऑक्साइड की है -40 किलो जूल पर मोल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है -827 किलो जूल पर मोल। अब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर दोनों की फॉर्मेशन एंथैल्पीज लिख दी। क्रोमियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर दो। याद रखो यहाँ पर दोनों ही केसेस में 1 मोल बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो है -540 किलो जूल पर मोल। अगर इसी रिएक्शन की एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टर्म्स में बात करें तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है 1 मोल, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो है -827 किलो जूल्स पर मोल। हमें टारगेट क्या करना है, तो हमें एल्यूमिनियम को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिड्यूस करा के क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है। मतलब कि क्या यहाँ पर एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्रोमियम में कन्वर्ट कर सकता है। क्या एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करके क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कट कर दो। देखो तो यही रिएक्शन आएगा। इक्वेशन ये 2 है आपका, ये इक्वेशन 1 है, उसके अंदर आपने इन दोनों को कट कर दिया तो क्या होगा, बेसिकली ये और ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2Al - 2Cr आएगा। 2Cr को उधर भेज दिया, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर Cr2O3 माइनस आएगा, जिसको इस बाजू लिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर Al2O3 इजी है। तो अगर आप डेल्टा जी की बात करो तो -827 माइनस दैट इज +540, -827 माइनस +540, तो वो बेसिकली आपका आंसर आएगा -287 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्रोमियम में कन्वर्ट कर सकता है। ये रिएक्शन पॉसिबल है। डन। तो हमें बेसिकली यहाँ पर डेल्टा जी जीरो का जो मैग्नीट्यूड है वो बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। अगर वो लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगी, ग्रेटर देन 0 है तो नहीं होगी, 0 है तो इक्विलिब्रियम पे होगी। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी को पढ़ लिया। कभी भी अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्मेशन और मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन सेट करके इस रिएक्शन को हम लोग क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर रहे हैं। देखो तो अलग अलग इक्वेशन की मदद से मेटल ऑक्साइड का मेटल के साथ रिडक्शन रिएक्शन सेट करेंगे। फिर उसके लिए डेल्टा जी जीरो जो भी आएगा वो चेक करेंगे। अगर डेल्टा जी जीरो जो है वो नेगेटिव आया तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बराबर। तो इसी चीज को मतलब चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ही आप कर रहे हो ना यहाँ पे, कि किसी रिएक्शन के लिए कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं,
बराबर। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करने में डेल्टा G0 जो है वो हेल्प करता है। डेल्टा G0 की वैल्यू पर से आपको पता चल जाएगा कि आपका गिवन रिड्यूसिंग एजेंट सही है कि नहीं। इसी चीज को आप लोग एक स्पेशल डिजाइंड डायग्राम्स की मदद से कर सकते हैं, जिसको एलिंगम डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि एलिंगम डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जो है कपल्ड रिएक्शंस का। तो कपल्ड रिएक्शंस क्या होती है, कभी कभी इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स of two reactions are put together, then they will be reacting with each other and form the reaction in which the overall value of delta G is negative. ठीक है, the reaction which was not possible before, after combination of this reactants and products, the reaction becomes possible. The reaction which was initially impossible now becomes possible. Such a reactions are known as कपल्ड रिएक्शंस। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, कपल्ड रिएक्शंस कैसे होता है, एक आध एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। सबसे पहले कपल्ड रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि कपल्ड रिएक्शन किसको बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, उसके लिए डेल्टा G0 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है, और उसी के लिए अगर हम दूसरे रिएक्शन को सेट करें जिसका वैल्यू इससे ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस को कपल्ड रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं पहले। कपल्ड रिएक्शंस, तो कपल्ड रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ two reactions are put together, अगर किसी दो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जाए in a system, then delta G0 of two possible reactions is negative. Then delta G0 for overall reaction is negative. ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G0 है वो ओवरऑल रिएक्शंस के लिए नेगेटिव है, तो दिस रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस। सो दिस रिएक्शंस ओवरऑल विल बी स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शंस ओवरऑल स्पॉन्टेनियस होंगी, और ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग कपल्ड रिएक्शंस बोलते हैं, कॉल्ड कपल्ड रिएक्शंस। कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर एक साथ रख दिया जाए तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ओवरऑल रिएक्शन का जो एंथैल्पी डेल्टा G0 है वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को कपल्ड रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए जो डेल्टा G0 है वो है +40। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपका कार्बन जो है वो 1/2 ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके लिए डेल्टा G जो है वो -100। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो जो रिएक्शन पहले नॉन स्पॉन्टेनियस थी वो भी अभी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, FeO + C विल गिव Fe + CO, डेल्टा G ओवरऑल हो गया -60। तो देखिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आई। तो यहाँ पर एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, एक स्पॉन्टेनियस थी, अगर दोनों को टुगेदर रखा जाए तो ओवरऑल जो रिएक्शन आती है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को कपल्ड रिएक्शंस बोलते हैं। जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर, then overall reaction becomes spontaneous. Such reactions are called coupled reactions. ठीक है, अब इसके बाद एलिंगम डायग्राम्स के बारे में समझते हैं। हेलो बच्चों, अब हमें एलिंगम डायग्राम्स के बारे में समझना है। तो देखिए एलिंगम डायग्राम्स जो है वो आपका प्लॉट है डेल्टा G0 फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड की फॉर्मेशन का
Gibbs free energy change, standard Gibbs free energy change. So it is plot of delta G0 for formation of oxides of element. जैसे इस रिएक्शन को देखिए तो इस एलिमेंट जिंक का यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड और इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा G0F. तो इट इज प्लॉट ऑफ formation oxide delta G0 for formation of oxides versus the temperature. यहाँ पर पहला तो चीज ये हो गया. दूसरा, it provides the idea about choice of reducing agent. आपके पास अलग अलग reducing agents हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है. उन सभी में से कौन सा reducing agent सबसे बेस्ट है उसके बारे में आपको एलिंगम डायग्राम्स बता देते हैं. तो चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. थर्ड, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. अब आपको इन दोनों का आंसर जो है वो एक साथ मिल जाएगा. चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो कार्बन, उसके लिए डेल्टा G0 कैलकुलेट करते हो -100. दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए डेल्टा G0 कैलकुलेट करते हो तो वो आता है -200. तो जिसके अंदर ज़्यादा डेल्टा G0 नेगेटिव आएगा वो रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी और वहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. क्लियर है. थर्ड है हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं वो आप यहाँ पर एलिंगम डायग्राम की मदद से पता लगा सकते हो. अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी और अगर नहीं है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं. तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस साइड पे मैंने एलिंगम डायग्राम जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए. अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, आप अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हो. गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन. जिस एलिमेंट का ऑक्साइड जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है. तो जिसका फॉर्मेशन एनर्जी जितना नेगेटिव होगा उतना वो अच्छे से दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा. इससे भी अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ यहाँ पर आपको. जो भी एलिमेंट नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगा. वापस याद रखना, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगा. तो जो भी एलिमेंट जितना नीचे होगा उतना वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा वो सभी से ही रिड्यूस होगा ना, क्योंकि उसके तो सब नीचे हो गए. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो Cu2O है या कॉपर है वो इजीली रिड्यूसेबल है, वो किसी से भी रिड्यूस हो सकता है. बराबर. तो शॉर्ट की ये है आपकी कि जो एलिमेंट नीचे हो वो ऊपर वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है, वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को निकालने का ट्राई करते हैं एलिंगम डायग्राम पर से. एलिंगम डायग्राम पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कंक्लूड कर सकते हैं. देखो बच्चों, आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनका जो एलिंगम डायग्राम है उसका स्लोप पॉजिटिव है. तो उसका स्लोप पॉजिटिव क्यों है वो समझो. तो यहाँ पर बेसिकली मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट होकर के मेटल ऑक्साइड बना रहा है. ये सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो रहा है, डेल्टा एस जो है वो आपका रिएक्टेंट का तो मोल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर 1. तो डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है. किसी भी रिएक्शन के लिए देख लो डेल्टा एस नेगेटिव है. तो अगर आप देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. बराबर. तो टेम्परेचर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के हो जाते हैं पॉजिटिव. तो कहने का मतलब कि डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो लेस एंड लेस नेगेटिव हो जाएगा. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही है, हमेशा नेगेटिव. और ये जो पूरा का पूरा टर्म है टी डेल्टा एस का माइनस वाला टर्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ. माइनस टी डेल्टा एस वाला जो टर्म है वो भी पॉजिटिव, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा.
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना डेल्टा जी लेस एंड लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर आगे जाएगा ऐसे ऐसे ये ग्राफ लेस नेगेटिव डेल्टा जी की तरफ जाएगा, इसीलिए इन सभी का ही स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, बात नंबर 1। ये कंक्लूजन जनरल कंक्लूजन था, लिखने के लिए जैसा नहीं, खाली आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बराबर। दूसरा, यहाँ पर एक ही ग्राफ ऐसा है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो उसके लिए ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपका डेल्टा जी जीरो जो है, सॉरी डेल्टा एस जो है वो जीरो है, डेल्टा एस जीरो है। क्यों जीरो है भैया? तो यहाँ पर अगर आप इसको चेक करो, ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एस जीरो होगा। डेल्टा एस क्या होता है? तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपका गैस है, चलो इसका एंट्रोपी 1 मानो, खाली मानने के लिए इसका भी 1 मानो। तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच जो है वो जीरो आ रहा है इस रिएक्शन के लिए। तो जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, उसके लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। डेल्टा एच तो नेगेटिव है, कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, इसीलिए ये जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, बराबर। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ऑब्वियस थे, ये हमने खाली समझ लिए हैं। बाकी कंक्लूजन्स क्या क्या निकाल सकते हैं वो हमें अब लिखना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को कट शॉर्ट करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑक्साइड फॉर्मेशन इज पॉजिटिव। ऑलमोस्ट हर ऑक्साइड के फॉर्मेशन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। सेकेंड, स्लोप फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज जीरो। उसके लिए जो स्लोप है वो आपका जीरो है। ठीक है, अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर चालू होता है। CO2 जो है वो इजीएस्ट है रिड्यूस होने के लिए। CO2O इज easiest to be reduced। मैंने बोला था कि जो भी एलिमेंट ऊपर होगा उसका रिडक्शन होगा, कौन करेगा? नीचे वाला। तो CO2 सबसे ऊपर है, बाकी के सब इसके नीचे ही हुए, तो ये सबसे इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, बढ़ते 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 डेल्टा जी जीरो का वैल्यू एक टाइम CO2 के लिए जीरो आएगा, उसके बाद के हर टेम्परेचर के लिए इसका रिडक्शन खुद ब खुद हो जाता है। कैसे समझना? बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर, beyond certain temperature CO2O is itself reduced। अब समझ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये रिएक्शन क्या है, 4Cu plus O2 will give you CO2O। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसा आया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो आ गया, बराबर। उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाया तो अब जो है वो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। तो एक टेम्परेचर के बाद CO2 जो है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आई ग्राफ पर से। दूसरा पॉइंट ये है कि लो टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम लो टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो लो टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का सिलेक्शन करो। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पर है आपका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, बराबर, और कार्बन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में से और कार्बन में से आपका लोअर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन का रिडक्शन कर सकता है, और हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि देखो आप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लोअर टेम्परेचर पे आयरन के नीचे था, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो कार्बन है वो उसके नीचे हो जाता है। कार्बन देखिए, कार्बन जो है वो आयरन के नीचे हो जाता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस कर सकता है, और हायर टेम्परेचर पे कार्बन आयरन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, समझना। फोर्थ पॉइंट, एट लो टेम्परेचर
लो टेम्परेचर, देखो इस रीजन में लो टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद कार्बन आयरन को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकता है, ठीक है। एट लो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस आयरन, यहाँ पर लो टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर की, ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, कार्बन कैन रिड्यूस FeO। तो एट हाई टेम्परेचर देख सकते हैं आप, एट हाई टेम्परेचर कार्बन कैन रिड्यूस आयरन, समझो। लो टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो अब कार्बन नीचे आ जाता है, तो वो भी आयरन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, 1200 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर की बात करें, 1200 केल्विन मतलब कहीं पर यहाँ पर, तो 1200 केल्विन तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है, समझना। इस टेम्परेचर तक, और ये टेम्परेचर जो भी आ रहा हो आपका, इस टेम्परेचर तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद एल्यूमिनियम नीचे आ जाता है, मैग्नीशियम ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर आपका ये ग्राफ जो है वो उल्टा हो जाएगा। एट टेम्परेचर, यहाँ पर देख लेते हैं टेम्परेचर केल्विन में कितना है, मैंने डिग्री सेल्सियस में तो 1200 बोला। एट टेम्परेचर बिलो 1473 केल्विन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस, अगर हम टेम्परेचर उससे लो ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 1200 डिग्री सेल्सियस या 1473 केल्विन के नीचे टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम, बट बियॉन्ड दिस, बट अगर हम उससे ज़्यादा की बात करें, बट बियॉन्ड दिस एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम, ये इसकी स्पेशलिटी है। देखो यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के नीचे था, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। इस टेम्परेचर के बाद जो मैग्नीशियम है ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम नीचे आ गया, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको समझना है। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि 6th पॉइंट में ऐसा है कि आपका जो मेटल के सल्फाइड्स हैं, मेटल के सल्फाइड्स, वो एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जनरली मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में। क्यों? क्योंकि मेटल सल्फाइड्स की कंपैरिजन में मेटल ऑक्साइड्स का बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, इसीलिए मेटल और ऑक्सीजन को अलग करना यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें रिडक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं वो पता चल जाता है, बराबर। हमें रिडक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं वो पता चल जाता है, लेकिन कितनी फास्ट होगा वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलो इसके अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं इसको, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन मतलब ये रिएक्शन हाउ फास्ट कंप्लीट होगी, हाउ फास्ट द रिडक्शन will occur cannot be said। ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी वो हम नहीं बता सकते। हमें रिएक्शन होगी कि नहीं, रिडक्शन रिएक्शन होगी कि नहीं वो पता चल सकता है, लेकिन कितनी फास्ट होगी वो हम यहाँ पर एलिंगम डायग्राम को देख करके नहीं बता सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों इतनी चीज़? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट ओर में से देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। थैंक यू।